इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ डिसीजंस कानून के आधार पर नहीं लिए जाते, बल्कि डिप्लोमेसी और इंसानियत के आधार पर भी लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों शेख हसीना को भारत बचा रहा है। आज हम बात करेंगे क्यों चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रही हैं भारत पर दबाव डालने के लिए, और क्यों इंडिया पर दबाव डालने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1971 से। 1971 जब बांग्लादेश एक आजाद और नया मुल्क बनाया गया था, पाकिस्तान से काटकर, पाकिस्तान को तोड़कर, और जिसमें बांग्लादेश की आजादी में भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और हमारे तकरीबन 3900 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की आजादी के लिए। कहानी वहीं से शुरू होती है। अब जब बांग्लादेश आजाद हो चुका है और बांग्लादेश को आजाद कराने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम, आवामी पार्टी थी। आवामी पार्टी याद रखना, आवामी पार्टी या फिर आवामी लीग के नाम से हम इसको जानते हैं। और जिसके लीडर कौन थे? मुजबिर रहमान। मुजबिर रहमान जो थे इसके लीडर थे, यानी कि उन्हें ही हम लोग फादर ऑफ बांग्लादेश मानते हैं, क्योंकि पूरा आंदोलन उन्होंने ही लीड किया था बांग्लादेश को आजाद कराने का। ठीक है बच्चों, तो मुजबिर रहमान, मुजबिर, ठीक है बच्चों, मुजबिर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए आवामी लीग की स्थापना की थी। अब जब बांग्लादेश आजाद हो गया तो एक फैसला लिया जाता है आवामी लीग के द्वारा। अब आवामी लीग जिसके लीडर है मुजबिर रहमान, उन्होंने एक फैसला लिया कि जो लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराने में या फिर बांग्लादेश को नया राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है, प्राणों की आहुति दी है, उन लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन मिलेगी। उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और रिजर्वेशन रहेगा 30% का। रिजर्वेशन 30% का रहेगा। ध्यान से सुनिएगा पूरी की पूरी कहानी। ठीक है बच्चों, रिजर्वेशन रहेगा 30% का। अब जो हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे उस टाइम, जो कि आवामी लीग के सेना थी, जो आवामी लीग के कार्यकर्ता थे, वो तो चलिए गुजर गए। उनके बेटे, उनके पोते, उनके बेटे, इन सबको भी रिजर्वेशन मिलने लग गया था, जिसके खिलाफ बांग्लादेश की आवाम खड़ी हो गई कि ठीक है यार, बांग्लादेश बनाने में जिनका योगदान था उनका तो समझ में आ रहा है कि 30% का आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया है। और ये 30% का ही नहीं, टोटल छोटा मोटा सारा परसेंटेज वगैरह मिला के, ठीक है, 56% का रिजर्वेशन हो चुका था बांग्लादेश में। और नॉन रिजर्व सीटें जो बचती थी, टोटल 44% ही बचती थी। फिर बांग्लादेश के कुछ स्टूडेंट्स ने, बांग्लादेश के कुछ बुद्धिजीवी इंसानों ने, या कुछ कह लीजिए एक्सपर्ट ने, इंटेलेक्चुअल्स ने एक पिटीशंस डालनी शुरू की। ठीक है, वहां के सुप्रीम कोर्ट में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में। अब वो पिटीशंस जारी जा रही थी और पिटीशंस लाखों की संख्या में बढ़ती चली गई कि इस रिजर्वेशन को हटा दिया जाए। बाकी सब रिजर्वेशन ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि आज जीवित है, जिनको पेंशन दी जा रही है, दी जाए, जिनको रिजर्वेशन दी जा रही है, दी जाए। उनके बेटों को, उनके पोतों को किस बात की रिजर्वेशन? फर्स्ट जनरेशन तक ही रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। अब सरकार चल रही थी शेख हसीना की, और 15 सालों से लगातार सरकार शेख हसीना की चल रही थी 15 सालों से। अभी सरकार ने एक फैसला लिया था कि ठीक है, हम इस जो रिजर्वेशन इसको खत्म कर देंगे। सरकार ने बोल दिया कि हम इस रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और इस रिजर्वेशन को खत्म कर भी दिया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन लगातार आगे रहना चाहिए। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट थी, एक फैसला लिया कि नहीं भाई, ये रिजर्वेशन को कंटिन्यू करो। ये रिजर्वेशन को विड्रॉ कर दिया गया था सरकार के द्वारा, और सरकार शेख हसीना की ही थी, याद रखेगा। लेकिन इस रिजर्वेशन को विड्रॉ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिजर्वेशन को अप्लाई करवा दिया। 2024 चल रहा था, अभी 2024 के शुरुआती दौर था, ठीक है, मई जून का आसपास का महीना था। अब धीरे धीरे माहौल गर्म हो रहा है। देखिए, अब सवाल यह आता है कि जब सरकार ने खुद इस रिजर्वेशन को हटाया है, ठीक है, कि हाँ ये रिजर्वेशन नहीं लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को लागू किया है, तो शेख हसीना की सरकार तो लोगों के साथ थी ना, लोगों के साथ थी, तो लोग क्यों शेख हसीना पे भड़के, ये सवाल उठता है। इसका कारण यह है
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया फैसला कि नहीं, ये रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखा जाएगा, तब शेख हसीना बिल्कुल चुप थी। शेख हसीना ने एक शब्द नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ। अभी पूरी जनता सोच रही है कि यार शेख हसीना ने तो हमारे लिए काम किया है, शेख हसीना ने ये फैसला लिया, शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगी। लेकिन शेख हसीना चुप रही, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं गई। बहुत ज्यादा दबाव भी आने लगे लोगों की तरफ से, बहुत ज्यादा जनता प्रेशराइज भी करने लगी, सवाल भी पूछने लगी, मीडिया सवाल करने लगी। शेख हसीना ने एक बहुत ही अजीब सा एक स्टेटमेंट दिया कि रिजर्वेशन अगर स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को नहीं तो क्या रजाकर्स के बच्चों को दिया जाएगा? रजाकर्स के। अब ये रजाकर्स कौन है, यहां समझने वाली बात है। रजाकर्स वो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, अवामी लीग के खिलाफ लड़े थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बने। वो लोग रजाकर्स कहलाते हैं। जैसे ही शेख हसीना ने यह बयान दिया मीडिया में कि हम अगर बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी को नहीं देंगे रिजर्वेशन तो क्या रजाकर्स को देंगे? अब यहां से मामला और गर्म हो जाता है और पूरी आवाम, स्टूडेंट्स, हर कोई इस रिजर्वेशन के खिलाफ तो पहले से ही भड़के हुए थे। और शेख हसीना ने यह बयान देकर साबित कर दिया कि शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के साथ हैं। अब करप्शन का लेवल चार्ज लगता है, करप्शन का चार्ज लगाया जाता है उन पे, सरकार को ठीक से नहीं चलाने का चार्ज लगता है उन पे, बहुत सारे तमाम चार्जेस लगाए जाते हैं। और ऐसा होता है एक बार कि भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो चुकी होती है कि आग लगाने लग जाते हैं। और तकरीबन तकरीबन 1400 लोगों की, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी शामिल थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि शेख हसीना ने ऑर्डर दे दिया था कि पुलिस वालों को कि आपको जैसे इनको डील करना है करो, गोली चलानी है गोली चलाओ, आंसू गैस छोड़ने आंसू गैस छोड़ो, जो करना है करो, इस भीड़ को शांत करो। शेख हसीना का यह बयान पुलिस ने जैसे ही सुना और पूरा कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रेशराइज किया गया लोगों को, और जिसमें भागड़ दौड़ी में, इधर उधर जाने में, ठीक है, कुचल कचाल में टोटल करके तकरीबन 1400 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद लोग और ज्यादा भड़क गए, और ज्यादा उग्र हो गए। हालांकि ये तो यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जिसमें 1400 लोगों की मृत्यु हुई है। रियलिटी में लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 1400 तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन के पास जो खबर पहुंची है उसके आधार पर यूनाइटेड नेशन ने बताया, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब लोग शेख हसीना की जान के पीछे पड़ गए, उसके घर पे अटैक करने लगे। तो शेख हसीना ने शरण ली भारत में। शेख हसीना ने शरण ली भारत में। बार बार जिस बात को रिपीट करूं उसको आप लोग दिमाग में यहां 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 बिठा लीजिएगा, ठीक है। शेख हसीना ने भारत में शरण ली। अब जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली तो वहीं से ही बांग्लादेश के जो लोग थे, बांग्लादेश की आवाम थी, बांग्लादेश की जनता है, वो भारत के बिल्कुल ही खिलाफ आकर के खड़ी हो गई। और जब शेख हसीना यहां भारत में शरण लेती है तो सरकार की कुर्सी खाली, तो वहां पे मोहम्मद यूनुस को बिठाया जाता है। मोहम्मद यूनुस को बिठाया जाता है, याद रखना, ठीक है। क्या नाम है इनका? मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, याद रखना। इनको ये नोबेल प्राइज विजेता भी रह चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इनकी छवि मानी जाती है कि अच्छी है, वहां के लोगों में मानी जाती है कि अच्छी है। हालांकि वो बात अलग है कि इन्होंने हमेशा भारत का बहिष्कार ही किया है, इन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ ही डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस लिए हैं। ये ज्यादा मित्र हैं चाइना के और वेस्टर्न कंट्रीज के, बहुत ज्यादा मित्र हैं, ठीक है भैया, कि इनको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज ये बांग्लादेश का दामन थामेगी और अपने साथ ये डेवलप नेशन की तरफ लेके जाएगी, डेवलप बना देगी। इनको नहीं पता कि आप सिर्फ एक मोहरा हो सर, यूनिस सर, सिर्फ आप एक मोहरा हो, आप कुछ नहीं हो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, चाइना के लिए आप सिर्फ एक मोहरा हो। जब भी आपका साथ देगा भारत ही साथ देगा। 2015 में जब लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ था, रिजॉल्व किया गया था, तब भी भारत ने आपका साथ दिया था। अपने 50 क्षेत्र आपको दिए थे बांग्लादेश सर, 50 क्षेत्र भारत ने आपको दे दिए थे ताकि बॉर्डर पे झगड़े ना हो। और आपने सिर्फ नॉट 50, आपने 50 दिए थे, भारत ने 111 क्षेत्र दिए थे, भारत ने 111 क्षेत्र दिए थे और आपने 50। आप सोचिए, आपसे 61 क्षेत्र ज्यादा हम लोगों ने बांग्लादेश को दिए ताकि बॉर्डर पे डिस्प्यूट ना हो और लोगों की जाने ना जाए। अब कितनी सहूलियत चाहिए भारत से आपको कि आप चाइना की गोद में जाके बैठ जाते हो और आप वेस्टर्न कंट्रीज की गोद में जाके बैठ जाते हो, वो भी भारत के खिलाफ। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, तो मैं पूरा बैकग्राउंड आपको बता चुका हूं किस तरीके से
आंदोलन छेड़ा, किस तरीके से विद्यार्थी लोग भड़के और किस तरीके से शेख हसीना ने शेल्टर लिया भारत के अंदर में। अब भारत ने उनको पनाह दी क्योंकि भारत ये बात समझ रहा है, भारत ये बात समझ रहा है। अभी देखिए भारत की जनता को मैं बता रहा हूं, मैं तकरीबन 50 लोगों से आज की डेट में बात करता हूं तो 50 लोगों में से 48 लोग ये बोलते हैं कि अरे भारत की सरकार ही करप्ट है। ठीक है, शेख हसीना को पता नहीं क्यों पना दिया, अरे शेख हसीना को मार के भगाओ, ठीक है, वो जाने ऐसे जाने। अरे भाई, अगर शेख हसीना को भेज दिया गया बांग्लादेश में तो शेख हसीना को मार दिया जाएगा, वहां पर मार दिया जाएगा, तो हमारी थोड़ी कुछ लगती है शेख हसीना मार दिया जाए। अरे आप समझिए, शेख हसीना, वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना मुद्दा बना रहे हैं बांग्लादेश को, और इन वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के खिलाफ खड़ी होने वाली लीडर है शेख हसीना। अगर शेख हसीना कभी हालात सुधर जाते हैं और अवाम लीग जो है, अवामी लीग, और उसकी लीडर बनके फिर से आती है बांग्लादेश में, तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे फिर से, और ये वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के मुंह पे करारा एकदम जोरदार तमाचा होगा। ये इसलिए नहीं बचाया जा रहा शेख हसीना को कि कोई हमारे पर्सनल, मतलब कि सरकार का पर्सनल कुछ है या सरकार का कोई पर्सनल बेनिफिट है, नहीं, ये रोकने के लिए किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को और चाइना को। वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना को हम इसलिए जवाब देना चाहते हैं क्योंकि वो बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस उन्हीं के तलवे चाट रहा है। यानी कि शेख हसीना को जिंदा रखना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में जब भी मौका मिले शेख हसीना को बांग्लादेश की गद्दी पर बिठाया जाए और ये तमाचा हो वेस्टर्न कंट्रीज और पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के ऊपर। यह बात आप याद रखिए, शेख हसीना को बचाने का एक और एक पूरा मुद्दा ही यही है। आप जब भी बैठ के सोचेंगे, जब भी इंटरनेशनल बाउंड्री, जब भी एक एक एक्ट को पढ़ेंगे, आपको सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा। कोई हमारी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है शेख हसीना के साथ जिसको हम लोग बचा रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं ताकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकें। और ये जो आग लग रहा है भारत बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, ये नहीं वहां की आवाम नहीं लगा रही है, ये यही वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना और पाकिस्तान के लोग जानबूझकर हिंसा भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ताकि भारत भी एक्शन ले और बांग्लादेश भी एक्शन ले और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो, जिसका फायदा कौन उठाए? वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना बांग्लादेश का साथ देंगे और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और देखते देखते बांग्लादेश की जमीन पर अपना मिलिट्री बेस बना लेंगे, एयरफोर्स बेस बना लेंगे और बगल में आके बैठ जाएंगे भारत के। इस डिप्लोमेसी के खिलाफ भारत लड़ रहा है और बड़ी समझदारी के साथ लड़ रहा है। सल्यूट है इस तरीके के डिसीजंस को जो कि सोच समझ कर लिए जा रहे हैं, आवेश में आकर के नहीं लिए जा रहे हैं। भारत ने बहुत ही बैलेंस किया है इस डिसीजन को, बहुत ही बैलेंस किया है। ठीक है, अभी देखो भारत ने अपना इंसान होने का धर्म भी निभाया है, इंसानियत का एक पूरा डिसीजन दिया है। ठीक है, इंसानियत का संभाला है कि भाई हम इंसानियत के तौर पर उनको बचा रहे हैं, इंसानियत ग्राउंड पे हम लोग शेख हसीना को बचा रहे हैं। लेकिन मुद्दा इंसानियत से कहीं अलग है, मुद्दा है हमारा देश। अभी देखिए, जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश ने मौत की सजा सुनाई, अभी रिसेंट 1 महीने पहले ही, अब शेख हसीना तो भारत में है, अब शेख हसीना पर केस चलाया गया, शेख हसीना पर केस चलाया गया, और शेख हसीना पर जो केस चलाया गया उसमें शेख हसीना शामिल नहीं थी, वो भारत में थी उस टाइम, और इनको डेथ पेनल्टी दिया गया, डेथ पेनल्टी दिया गया। डेथ पेनल्टी का मतलब क्या है? मौत की सजा सुनाई गई उनको, याद रखना। लेकिन ये तो भारत में है, लेकिन ये तो भारत में शेख हसीना, जब शेख हसीना भारत में है तो उनको मौत की सजा कैसे देंगे भाई? बंदा तो होना चाहिए ना जिसको मारना है। तो यहां पे बांग्लादेश ने एक एक्स्ट्राडिशन भेजा, एक्स्ट्राडिशन भेजा। अब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो दस्तावेज हैं, या फिर एप्लीकेशन होता है, या फिर यूं कह लो अनुरोध होता है। ठीक है, अनुरोध होता है। किस चीज का अनुरोध? हमारे देश का कोई अपराधी अगर आपके देश में हो तो उसको वापस कर दो, अपराधी वापस करने का अनुरोध। ठीक है, क्या होता है? अपराधी वापसी। ठीक है, वापसी का क्या होता है? अनुरोध होता है। तो बांग्लादेश ने अनुरोध किया कि भैया भेज दो शेख हसीना को, आप कोई शरण में है और मुजरिम है, यहां पे याद रखना। तो अभी भारत का पूरा मुद्दा मैं आपको बता चुका हूं। भारत केवल इसलिए नहीं लौटा रहा क्योंकि वो नहीं चाहता शेख हसीना जाए और शेख हसीना को मार दिया जाए और मोहम्मद यूनिस जैसे नेता गद्दी पे बने रहे। ऐसे मोहम्मद यूनिस जैसे नेता अगर गद्दी पे बने रहेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान सब मिलकर के वेस्टर्न का ये बांग्लादेश को अपना गढ़ बना लेंगे, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे सटा हुआ है भारत के, और भारत के लिए खतरा बन जाएगा। तो यहां पे भारत बोल रहा है नहीं 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 नहीं, हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और चीज,
जैसे ही बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया एक्स्ट्राडिशन का, अनुरोध किया कि भैया अपराधी है उसको वापस भेज दो, तो भारत ने यहां पे क्या बोला है कि देखो हम भेज तो देंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं भेजेंगे, ठीक है, अभी नहीं भेजेंगे हम लोग, क्योंकि अभी कुछ कानून ऐसे हैं भारत में जिनके तहत हमें विचार करने की जरूरत है कि हम भेजें कि नहीं भेजें। हम पहले अपना कानूनी कार्रवाई पूरा कर लें शेख हसीना के प्रति, तो हम आपको दे देंगे। यानी कि यहां पे भारत ने डायरेक्टली मना भी नहीं किया और भारत ने भेजा भी नहीं। भारत अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए ये बांग्लादेश ने जो भेजा है एक्स्ट्रेडिशन, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भी तो कानून होगा ना। ऐसे तो मैं जितने जितने भी मुजरिम होंगे भाग के कहीं और चले जाए किस देश में, भारत को, और वहां जाकर उत्पात मचाएं, तो इंटरनेशनल लॉ भी बनाए गए हैं और एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनाई गई है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनाई गई है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब क्या होता है, यही अनुरोध, यानी कि एक समझौता बनाया गया। एक्स्ट्राडिटी यानी कि एक्स्ट्रा समझौता होता है, ट्रीटी का मतलब याद रखना, एक समझौता हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में। क्लियर है पॉइंट। वो समझौते के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या क्या है, और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन क्या रहा है, और क्यों इंडिया प्रॉपर बांग्लादेश को सौंप नहीं रहा है शेख हसीना को। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं इंडिया लॉ में, डिप्लोमेसी में और रीजनल स्टेबिलिटी में कैसे बैलेंस करके रखेगा, इन सारी चीजों पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब डिस्कशन में क्या आता है। ठीक है, पहले जैसे ही शेख हसीना को यहां पे मौत की सजा सुनाई गई तो एक्स्ट्राडिशन भेजा गया, किसको, भारत को। किसने भेजा, बांग्लादेश ने अनुरोध भेजा कि शेख हसीना को वापस कर दो। अभी यहां पे शेख हसीना जो है, ठीक है, उनको डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा, क्या, उनको मृत्यु दंड मिला हुआ है। तो आइए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लियर है यहाँ पे। और मृत्यु दंड किसने दिया है, ठीक है, आईसीटीबी, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। अब याद रख लेना ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल किसने बनाया था, ठीक है, तो 1973 में बना था। और किसने बनाया था, उन्हीं की पार्टी अवामी लीग ने बनाया था, उन्हीं की पार्टी अवामी लीग ने बनाया था। अब देखिए उन्हीं की पार्टी ने बनाया, यानी कि शेख हसीना ने ही बनवाया है ये कोर्ट, और इसी कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी शेख हसीना को, कहा जाता है। और अभी शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले जो जज थे, उनके खिलाफ जो अवामी लीग के वहां नेता हैं अभी बांग्लादेश में, वो क्या कह रहे हैं कि कोर्ट में प्रेशराइज किया गया है इन सारे जजेस को, कोर्ट में प्रेशराइज किया गया है इन सभी जिन्होंने भी यहाँ पे सजा सुनाई है शेख हसीना को, कि भैया आप शेख हसीना को मौत की सजा दो वरना आपका जीना दुर्लभ कर देंगे। ऐसा अवामी लीग ने यहाँ पे पूरा बात दिया है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्राडिशन गया है ना भाई, एक्स्ट्राडिशन गया है भारत के पास। भारत ने क्या रिस्पॉन्स दिया, देखिए भारत ने कहा कि भैया ऐसे ना ना, देखो भारत ये थोड़ी बोल सकता है डायरेक्टली कि देखो बांग्लादेश तुम चाइना, ये पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज के बहकाव में आ रहे हो, ठीक है, हम नहीं लौटाएंगे, डायरेक्ट नहीं बोल सकता। क्यों, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कानून है जो भारत को ये कहने से रोकते हैं। तो भारत अभी कानून, डिप्लोमेसी और इंसानियत सबको बैलेंस करके कैसे चल रहा है, आप लोग एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए लीगल प्रोविजंस हम लोग देख रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी देख रहे हैं, हम आपको वापस कर देंगे, शेख हसीना को वापस कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए बांग्लादेश, ठीक है, मोहम्मद यूनुस सर हम वापस कर देंगे, ठीक है, ट्रिब्यूनल हम वापस कर देंगे, आईसीटी हम वापस कर देंगे आपको। लेकिन अभी शेख हसीना भारत में आई है तो हमारे भी तो कुछ कानून है ना, हम थोड़ा कानूनी दस्तावेज यानी कि कानूनी कार्रवाई कर लें शेख हसीना वाली, क्योंकि कोई क्रिमिनल अगर भाग के भारत में आ रहा है तो उसके लिए भारत में भी तो कुछ कार्रवाई होगी ना, वो हम कार्रवाई कर लेते हैं। यानी कि हम अपने लीगल प्रोविजंस ले लेते हैं, केयरफुली केयरफुली एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको हम सौंप देंगे शेख हसीना को। भारत का पहला स्टैंड ये रहा है, ठीक है, याद रखना भारत का पहला स्टैंड ये रहा है, ठीक है। और ये जो डिसीजन होगा ना भारत का, बोला हम समझौते के हिसाब से ही लेंगे, आप टेंशन ना लें। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी समझौते हुए ना एक्स्ट्राडिशन को लेकर के, जो भी समझौते हुए एक्स्ट्राडिशन को लेकर के, हम उसके साथ ही, यानी भारत और इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी फैसले लिए जाएंगे ना सर, हमारे रिश्तों को ध्यान में रख के ही लिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे बीच में जो भी समझौते हुए उनको ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए सर बांग्लादेश, ऐसा भारत ने कहा है। और भारत ने यह भी बोला है कि देखिए सर, ये जो आपने डिसीजन लिया है ना शेख हसीना के प्रति, ठीक है, ये केवल कानूनी नहीं है,
ये पॉलिटिकल भी है, अल्टीमेटली घूम फिर के पॉलिटिकल डिसीजन ही है, क्योंकि ये जो आईसीटी है इसने डिसीजन जरूर दिया है मौत की सजा का, डेथ पेनल्टी, लेकिन इसके पीछे सरकार कौन सी है? तो मोहम्मद यूनिस का सरकार है सर। ये पॉलिटिकल डिसीजन है या नहीं है, पहले हम तो देख लें ये पॉलिटिकल एक्शन है कि नहीं, ये तो हम तो देख ले, भारत देख ले पहले एक बार, तब तो भेजेगा शेख हसीना को। कहीं आप लोग शेख हसीना जी को ले जाकर और मरवा दो, वहीं पे डेथ पेनल्टी दे दो बिना, और कैसी सुनवाई की बात कर रहे हैं सर? जिस जिस ट्रिब्यूनल ने उनको सजा सुनाई है उसमें तो शेख हसीना थी ही नहीं, शामिल ही नहीं थी, उनके बिना उनकी सुनवाई हो गई और उनको मौत की सजा दे दी गई। सर ये गलत बात है, पहले हम अपनी कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं, फिर शेख हसीना को हम वापस कर देंगे। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ना तो डायरेक्टली वापस करने की बात की गई है भारत के द्वारा, ना ही हम वापस नहीं करेंगे ये भी बात नहीं की गई, यानी कि भारत बीच में बैलेंस कर रहा है, ना डायरेक्टली बोल रहा है कि दूंगा और ना डायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं दूंगा, बीच में कहीं गेम चल रहा है भारत का, और भारत तो दिमाग लगा के समझ रहा है कि भैया तुमको मोहरा तो ना बनने देंगे, चाइना और ये सब कंट्रीज का, भारत के दुश्मनों का मोहरा तो ना बनने देंगे तुमको। ये कौन अभी भारत सोच रहा है और अपना डिप्लोमेसी का गेम चल रहा है। लेक्चर में अंत तक आप लोग बने रहेंगे बच्चों, आपको ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे एक्शन, ऐसे ऐसे लीगल चीजें बताऊंगा ना, आप खुद देखोगे कि हाँ यार ये माजरा है, बट बहुत समय लगता है पूरी टीम का, टीचर्स का ये रिसर्च करने में, ठीक है, इसलिए आप लोग लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। चलिए अब देखते हैं, अभी भारत ने अभी पीछे क्या बोला, ठीक है, कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी समझौते हुए हम उसका पालन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो किस तरीके के समझौते हुए जरा देख लीजिए। एक सिद्धांत आता है नॉन रिफॉल्वमेंट का, एक सिद्धांत आता है नॉन रिफॉल्वमेंट का, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये जो नॉन रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत है ना, वो क्या कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं। नॉन रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत ये कहता है कि, अच्छा इससे पहले एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, वही एक्स्ट्राडिशन वाला पॉइंट, यानी कि अनुरोध करने वाला कि भैया जो मुजरिम है हमको, हमारे देश को वापस कर दो, वो वाला, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, है ना, कुछ डिसीजंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिफलेंट डिसीजन, ठीक है, याद रखना। अब ये किसने लिया है, तो यूनाइटेड नेशन ने लिया है। अब यूनाइटेड नेशन का एक पॉइंट है, एक ग्रुप है, आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि आप लोग जो देश, जैसे कि भारत और बांग्लादेश ने आपस में समझौता किया है कि अगर मेरे यहाँ के मुजरिम आपके यहाँ जाएंगे, आपके यहाँ के मुजरिम यहां जाएंगे, तो हम दोनों मुजरिमों को एक दूसरे को वापस कर देंगे एक्स्ट्राडिशन के पॉइंट से, यानी अनुरोध करने की, अनुरोध मैं करूंगा आपको कि वापस कर दो, आप कर देना, दोनों ने एक दूसरे को यहां पे साइन किया है कि हाँ भी हम ऐसा करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, याद रखना, ठीक है, किस किस के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में, क्योंकि देखो दोनों का बॉर्डर सेम है, बांग्लादेश से कोई भी क्राइम करता है भारत में, भारत से क्राइम करता है बांग्लादेश में, तो दोनों ने समझौते किए कि भैया हम मुजरिमों को वापस कर देंगे, ठीक है, याद रखना, ऐसा एग्रीमेंट है। अब यहां पे इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट क्या कहता है, यह कहता है कि ठीक है आप लोग वापस कर देना, कर देना, लेकिन आर्टिकल 6 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 6 क्या है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैं अगर किसी व्यक्ति को बांग्लादेश को सौंप रहा हूं तो क्या इस व्यक्ति की जान को खतरा है, राइट टू लाइफ, जैसा कि शेख हसीना के केस में है, शेख हसीना केस में है, अगर भारत शेख हसीना को वापस करता है तो शेख हसीना को मृत्युदंड पहले ही मिला हुआ है, तो उसकी जान को खतरा है, तो आर्टिकल 6 का पालन करेंगे, यानी आर्टिकल 6 का पालन करते हुए आप उस देश को मना कर सकते हो कि नहीं नहीं इस बंदे को मैं आपको नहीं दूंगा, वरना इसकी जान को आपके देश में खतरा है, समझ रहे हो। तो ये जो दिया गया है आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसमें कहा गया है कि नॉन रिफॉल्वमेंट होना चाहिए। नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की जान का खतरा है दूसरे देश को वापस करने में, तो आप मना कर सकते हो। तो इंडिया ने यहां पे शेख हसीना को देने से इसलिए मना भी नहीं किया कि मना करेंगे तो बांग्लादेश से दुश्मनी होगी, ठीक है, लेकिन हां यह चीज फॉलो कर रहा है इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 7 क्या बताता है कि अगर आपको यह लग रहा है ठीक है उसको मारा नहीं जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा बुरी तरीके से, अगर मैं उसको सौंप दूं तो सीधी सी बात है शेख हसीना को अगर दे दिया जाएगा, मान लो कि नहीं मार रहे तो टॉर्चर तो पक्का किया जाएगा भाई साहब, तो यहां पर भी इंडिया मना कर सकता है। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, क्या दोनों आर्टिकल्स क्या बता रहे हैं, ठीक है, द स्टेट मस्ट नॉट रिटर्न अ पर्सन इफ दे फेस थ्रेट ऑफ लाइफ, टॉर्चर, इनह्यूमन और
ट्रीटमेंट, उसको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाए, जान को खतरा है। अगर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को लगे कि उस देश में है, तो आप आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 का का पालन करते हुए उसको रिटर्न करने से मना कर सकते हो। तो भारत ने बोल दिया कि भैया आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 साफ नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम अभी इनको नहीं लौटा सकते शेख हसीना को। अभी हमको ये इन दोनों आर्टिकल्स को देखते हुए थोड़ा कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेने दो, तब हम वापस करेंगे। ठीक है, हम भी तो देखें कि ये दोनों आर्टिकल्स पूरी तरीके से अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे। बाकी हाँ, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स है ना, हम छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको वापस कर देंगे। देखिए एक एक चीज क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो शेख हसीना को सीधी सी बात है भैया, मौत की सजा सुनाई चुकी है, ठीक है, तो अभी कैसे इंडिया वापस कर देगा? तो इंडिया एक तो वैसे ही वापस नहीं करना चाहता था, एक तो वैसे ही वापस नहीं करना चाहता था, ठीक है, याद रखिएगा। और क्यों वापस नहीं करना चाहता था, इसको थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, मैं एक बार और बता दूं। फरवरी में क्या होने वाला है बांग्लादेश में? इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन। बांग्लादेश की दो सबसे बड़ी पार्टी कौन कौन सी? अवामी लीग, अवामी लीग, अवामी लीग। और दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। याद रखना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर कौन? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर कौन? ठीक है, तारिक रहमान। कौन? तारिक रहमान, जो कि 17 साल के बाद वापस लौट रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश में ये। और दूसरा अवामी लीग, अवामी लीग की लीडर कौन? अवामी लीग की लीडर कौन? ठीक है, तो शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। और ये दोनों ही पार्टीज तकरीबन तकरीबन बराबरी में चलती हैं, हमेशा हमेशा बराबरी में चलती हैं, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। और यही दोनों सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक इंडिया में जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, वैसे ये दोनों हैं। और दोनों के संबंध भारत के साथ अच्छे हैं, दोनों के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। इनके रहते हुए हम लोगों ने ट्रेन चलवाई बांग्लादेश के साथ, हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, हम लोग एक दूसरे के जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है एक दूसरे की मदद करते हैं। हम ये दोनों पार्टीज भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहती हैं। अब अगर फरवरी में इलेक्शन हो जाता है तो मोहम्मद यूनुस हट जाएंगे, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई जीतेगा ना भाई। और जब इन दोनों में से कोई भी एक जीतेगा तो भारत के साथ संबंध फिर से उतने ही अच्छे हो जाएंगे। और यही नहीं चाहता चाइना, यही नहीं चाहता वेस्टर्न कंट्रीज, और यही नहीं चाहता पाकिस्तान। इसलिए जानबूझ के बांग्लादेश में दंगे कराए जा रहे हैं ताकि इंडिया भड़के। वरना इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में घुस के मारने वाली, यार एक बार नहीं 3-3 बार मारने वाली है, घर में घुस के मारने वाली। हमारे जवानों को एक बार बोल देना जाओ, ठीक है, जाओ और एक रात में साफ करके पूरा बांग्लादेश साफ हो जाए। हमारे जवान क्यों चुप है? हमारी सरकार क्यों चुप है? इसलिए ही चुप है कि वहां पे जो दंगे हो रहे हैं ना, वो हमें भड़काने के लिए किए जा रहे हैं कि भारत भड़के, और भारत भड़क के कुछ ऐसा एक्शन ले कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साफ तौर पे, वहां पे कौन? अमेरिका बैठा हुआ है भारत के खिलाफ, वहां पे कौन है? चाइना बैठा हुआ है भारत के खिलाफ। भैया परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन में, दो तो इसके कट्टर दुश्मन ही आज की डेट में भारत के, तो वहां पे पूरा डिसीजन हो जाएगा उलट पुलट और भारत के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए भारत ने सोचा नहीं, दिमाग से शांत मजनू, शांत शांत मजनू, शांत मजनू को शांत किया गया। अब यहां पे दिमाग से खेला जा रहा है। और ये फरवरी का इलेक्शन, याद रखना, फरवरी का इलेक्शन 2026 का जब तक नहीं हो जाता तब तक बांग्लादेश में हालात ऐसे ही रहेंगे। जब जब नहीं, क्योंकि ये दोनों में से कोई जीतेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और इंडिया आज की डेट में सुपर पावर बन रहा है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड यार, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हम पहले हथियार खरीदते थे, आज हथियार बेच रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री को 28 इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। आम बात है क्या? ना, ऐसा कोई लीडर नहीं है पूरी दुनिया में, समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये भारत की बढ़ती पावर को रोकने का एक तरीका है। चलिए अब देख लेते हैं क्यों रोका जा रहा है। मतलब ऐसे, मैंने जिन संबंधों की बात की, क्या ऐसे संबंध हैं भारत और बांग्लादेश में कि इन लोगों को डर सता रहा है? या डर तो छोड़िए, इन लोगों को लग रहा है जैसे मान लीजिए दो सगे भाई हैं, अगर उनमें झगड़ा लगवा दिया जाए ना तो दोनों ही कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो वही दो भाइयों में झगड़ा लगवाने की कोशिश की जा रही है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, ये हमारा भारत नेबर फर्स्ट पॉलिसी में चलता है कि जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारा भाई है भैया, हम तो भारतवासी हैं। भारतवासी मतलब हृदय का एकदम राजा, जिगर एकदम ऐसा, ठीक है। तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में चलते हैं। इंडिया पैसिफिक रीजन में जो पूरा हमारा जो हिंद महासागर वाला रीजन है, इसमें भैया बांग्लादेश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सार्क में बांग्लादेश और भारत दोनों है, बिम्स्टेक में बांग्लादेश और भारत दोनों है, बीबीआईएन में बांग्लादेश और भारत दोनों है, आईओआई जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है बांग्लादेश और भारत दोनों है और इंपॉर्टेंट रोल में है।
यानी कि बांग्लादेश सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए। अभी हमारी दोस्ती और ज्यादा इंप्रूव हो गई थी कि जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है, बाउंड्री एंड मैरीटाइम, जो भारत और बांग्लादेश में ना बाउंड्री का बड़ा झंझट होता था कि भैया समझ ही नहीं पाते थे कि ये बाउंड्री उनकी, वो बाउंड्री बहुत ज्यादा। तो एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, 2015 में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। अब इसमें क्या किया गया था, भारत जो छोटी छोटी जमीनें थी ना, कुछ भारत ने जमीनें बांग्लादेश को दे दी कि लो भैया यहाँ पे तुम्हारे लोग ज्यादा हैं, और कुछ बांग्लादेश ने जमीनें हमें दे दी। तो बांग्लादेश ने कुछ छोटी छोटी जमीनें हमें 50 जमीनें दी थी, और भारत ने 111 छोटी छोटी जमीनें दे दी थी। इसे हम लोग कॉन्क्लेव के नाम से जानते हैं। क्या, कितनी कॉन्क्लेव? तो 50 कॉन्क्लेव और 111 कॉन्क्लेव बांग्लादेश ने किनको दे दिया, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक्सचेंज हुआ, इतना ज्यादा। ठीक है, हमारी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पानी जो समुद्री रास्ता है, व्यापार है, बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा है। हमारा देखो चिटागोंग, ठीक है, ये मोंगला पोर्ट एक्सेस, मतलब हम लोग बंदरगाह भी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमारा ट्रेड, साउथ एशिया में सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा बांग्लादेश ही है। यानी कि कनेक्टिविटी की बात करें, ट्रेड की बात करें, हर तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? बांग्लादेश। उसके बाद यहां पे 2013 और 2016 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है, दो देशों के बीच में। आप देखिए कितना प्यार से दोनों, ठीक है, हाथ मिला के खड़े हुए हैं। और ये क्या बोला गया था इस एग्रीमेंट में, ध्यान सुनिएगा। 2013 में, अगर कोई फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब भगौड़ा, अगर कोई फ्यूजिटिव यानी कि भगौड़ा, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश का इंडिया में आता है, इंडिया का बांग्लादेश में जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो बांग्लादेश भारत को वापस कर देगा, भारत बांग्लादेश को वापस कर देगा। उसके बाद मिलिटेंसी, कोई आतंकवादी या फिर ऐसी गतिविधियां करने वाला बंदा बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश से भारत में आ जाता है, उसको वापस कर दिया जाएगा। ये दोनों के बीच में समझौते हुए थे 13 और 16 के बीच में। लेकिन यहां पर इस चीज को नहीं मान सकता भारत, क्योंकि अभी बांग्लादेश क्या बोल रहा है, याद करो, 13 और 16 हम लोगों ने क्या एग्रीमेंट किया था, यही किया था ना कि वापस कर देंगे। तो अभी भारत साफ बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ प्रोविजंस थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत ऐसा कह रहा है। और प्रोविजंस क्या थे, कोई भी इंडिविजुअल एक्स्ट्राडिटेट तभी किया जाएगा, यानी वापस तभी किया जाएगा, वापस तभी किया जाएगा, कब किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तभी किया जाएगा, कब किया जाएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर उस पे कोई ऐसा ऑफेंस, ऐसा इल्जाम हो जो कि बहुत गहरा हो, बहुत गहरा हो, और वो इल्जाम साबित कहां हुआ हो, कोर्ट में, जो आपका कोर्ट में साबित हुआ हो। और कौन सा कोर्ट की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो प्रॉपर कोर्ट होता है, ये नहीं कि आर्मी ट्रिब्यूनल में बैठ गया, 10 लोग बैठ गए, कोई ट्रिब्यूनल 10 दिन के लगा ले, नहीं, प्रॉपर कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला, प्रॉपर कोर्ट, याद रखना। लेकिन यहां पे शेख हसीना को कोर्ट ने थोड़ी फैसला दिया है, ठीक है, नहीं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दिया है ना, प्रॉपर कोर्ट तो है नहीं वो, तो हम शेख हसीना को कैसे वापस कर देंगे ना। दूसरा पॉइंट, उस पे कोई ऐसा इल्जाम हो जो कि कम से कम 1 ईयर का मतलब कैद मांगता हो, कैद की सजा हो, इतना बड़ा इल्जाम तो हो एटलीस्ट उस पे। चलो यहां पे हम आपको मान रहे हैं, लेकिन कि हो सकता है कि शेख हसीना पे, लेकिन कौन सा इल्जाम है, साबित तो करो। आपने ना साबित किया ना कुछ किया, एकदम से मौत की सजा दे रहे हो, ठीक है, बता दिया कि इसको इनह्यूमन एक्टिविटी करने की वजह से, इंसान के खिलाफ एक्शन लेने से, इस तरीके से हम लोग भड़का रहे हैं, ना ना ना, मैं नहीं मानता भाई साहब, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखना कि डुअल क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए, डुअल क्रिमिनली, हम वही वापस करेंगे आपको जो कि वो क्राइम जो कि भारत में भी क्राइम माना जाता हो और बांग्लादेश में भी क्राइम माना जाता हो, याद रखना, बांग्लादेश में भी क्राइम, यानी कि अगर यहां पे कोई क्राइम है, जैसे पॉकेट मारना क्राइम है और ये भाग के यहां पे आ गया, और भारत में पॉकेट मारना क्राइम नहीं है, तो भारत उसको क्राइम थोड़ी मानेगा, वही क्रिमिनल माना जाएगा जो दोनों देशों में सेम ग्राउंड पे क्रिमिनल हो, दोनों देशों में सेम ग्राउंड पे क्रिमिनल हो, उसे ही माना जाएगा, समझिए, ठीक है भाई। हम अभी कर रहे हैं छानबीन शेख हसीना के खिलाफ, होगा साबित तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। फिर से वही भारत गेम खेल रहा है, नहीं, ना भी नहीं कर रहा और हाँ भी नहीं कर रहा है, यानी कि एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक चीजें लेकर के भारत चल रहा है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि किस ग्राउंड पर भारत मना कर रहा है, जैसे जो 13 और 16, 2013 में और 2016 में जो हुआ है ना एग्रीमेंट, दोनों भगोड़ों को वापस करने का, क्रिमिनल्स को वापस करने का, ठीक है, तो भारत उसमें क्या बोल रहा है, देखिए मैडम,
इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, क्या होता है, हमारा आर्टिकल 6 क्या बोलता है इंटरनेशनल लेवल पे, याद रखेगा, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफेंस एग्जम्पशन, यानी कि पॉलिटिकल ऑफेंस तो हो लेकिन कौन सा, ठीक है, याद रखना कि वो पॉलिटिकल नेचर का, याद रखना, जो पॉलिटिकल नेचर का अगर कोई ऑफेंस है उसको तो हम ऑफेंस नहीं मानेंगे ना आर्टिकल 6 के अनुसार। अब इसका क्या मतलब है सर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक, राजनैतिक पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक क्राइम, ठीक है, राजनैतिक क्राइम, यानी कि जो पॉलिटिकल क्राइम माना गया हो। ऐसे तो आज राहुल गांधी सत्ता में नहीं है और नरेंद्र मोदी उन पर कोई भी इल्जाम लगा के और फांसी पर चढ़वा दे, वो थोड़ी नहीं। आर्टिकल 6 बताता है, एग्जाम्पशन देता है कि नहीं, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि पॉलिटिकल नेचर का हो, क्योंकि भाई रूलिंग वाली पार्टी जो अपोजिशन पार्टी के खिलाफ कुछ भी कर सकती है, वो तो अपना फायदा उठाने के लिए, मेन लीडर को भी फांसी पर चढ़ा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, नहीं, एक तो वो चीज है। दूसरा जो ग्राउंड है फेथ एंड क्लॉज का, ठीक है, आर्टिकल फेथ एंड क्लॉज का, कौन सा ग्राउंड, जो हम एग्रीमेंट किए हुए ना उसके आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 8 में क्या बोल रहा है, ठीक है, फेथ एंड क्लॉज, कि आप जब उस व्यक्ति को मेरे देश से वापस बुला रहे हो, आपके मंसूबे कैसे हैं, आपके मंसूबे अच्छे हैं कि नहीं है। भारत बोल रहा नहीं, आपके मंसूबे अच्छे ही नहीं है, आप तो आप उनको मारने के लिए बुला रहे हो, ठीक है, आप जस्टिस के लिए नहीं बुला रहे हो, आप मारने के लिए बुला रहे हो। जस्टिस तो तब होता है ना जब प्रॉपर कोर्ट सुनवाई करता है, प्रॉपर कोर्ट सुनवाई करता, शेख हसीना मौजूद रहती, सब सूरत, तब जस्टिस होता ना, न्याय होता। आप तो भैया अपने मंसूबे पूरे करने के लिए बुला रहे हो, यहाँ पे ना हम ना वापस करेंगे, अभी पहले छानबीन कर लेंगे उसके बाद हम लोग वापस करेंगे, ये बात आप याद रख लिया, ठीक है। चलिए, ये पूरा मुद्दा आपको समझ में आया कि रियलिटी ये है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को, ठीक है, उनको मंसूबों को हम फेल करना चाहते हैं, और चाइना के मंसूबों को फेल करना चाहते हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश को क्या बना रहे हैं, बांग्लादेश को मुद्दा बना रहे हैं, जड़ बना रहे हैं, और यहां पे अपना बेस बना लेंगे, और जो कि भारत के साथ सटा हुआ सीमा है। समझिए इस बात को, तो भारत को डिप्लोमेटिक गेम खेलना ही पड़ेगा। अगर भारत ने शेख हसीना को वापस कर दिया तो शेख हसीना अवामी लीडर की, अवामी पार्टी की, अवामी लीग की सबसे बड़ी लीडर है, यही खत्म तो अवामी लीग ही खत्म हो गई। आज के डेट में देख लीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी खत्म तो कांग्रेस ही खत्म, कांग्रेस ही खत्म तो भैया कौन ऑपोजिशन में रहेगा, नहीं। तो वही तो चाहते हैं चाइना वाले, और वही तो चाहते हैं पाकिस्तान वाले, और वही तो चाहते हैं ये हमारे बड़े वेस्टर्न कंट्रीज वाले। तो भारत को भी डिप्लोमेटिक गेम तो खेलना पड़ेगा, लेकिन भारत डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना कि मैं नहीं वापस करूंगा, जो करना कर ले, नहीं, रूल रेगुलेशन के साथ भारत ने मना किया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अभी देखिए, लीगल वर्सेस पॉलिटिकल रियलिटी और कंक्लूजन देखेंगे, लीगल क्या है, पॉलिटिक्स क्या है इसके बीच में, और कंक्लूजन दे दूंगा मैं आपको बहुत जल्दी, ठीक है। अभी देखिए, इंडिया जो है, एंड इंडिया एक्सट्राडिट हसीना, ठीक है, जो इंडिया है वो हसीना को क्या एक्सट्राडिट करेगा कि नहीं करेगा, इस पे सवाल उठे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों नहीं एक्सट्राडिट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तो मैं बता चुका हूं, ये आपका मेन रीजन है, ठीक है। लेकिन कौन कौन से कानूनी प्रावधान लिए हैं इसने, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी देखिए, क्या वापस करेगा, लीगली वापस तो करना चाहिए, ठीक है, अंडर द ट्रीटी लीगली वापस तो करना चाहिए जो समझौता हुआ है, ठीक है, लेकिन बट इंडिया कैन रिफ्यूज इट, लेकिन इंडिया रिफ्यूज कर सकता है, किस बेस पे कर सकता है, पॉलिटिकल नेचर चार्जेस, की बोला ना, पॉलिटिकल ऑफेंस है तो वापस नहीं करूंगा, आप तो मार दोगे, ठीक है, लैक ऑफ गुड फेथ होना चाहिए, आप तो उसको मौत की सजा देने के लिए बुला रहे हो, हम ना वापस करेंगे भाई साहब ना, ठीक है। यानी कि जो आपका कंसर्न है ना, ठीक है, जस्टिस नहीं है, आप डेथ पेनल्टी देने के लिए बुला रहे हो, यानी कि है कानून के अनुसार वापस कर दूंगा, लेकिन उसी कानून में दो ऐसे प्रावधान भी है जो मुझे ये अधिकार देते हैं कि मैं शेख हसीना को वापस ना करूं, और यही भारत यूज करके शेख हसीना को वापस नहीं करने के चक्कर में है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा, किस तरीके से भारत अपना डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से भारत अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से भारत वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान के मंसूबों को अभी तक फेल करता आया है। और देखना यह है कि क्या फरवरी 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं, क्या 2026 फरवरी में फिर से डेमोक्रेटिक अलियांस बनती है, फिर से डेमोक्रेटिक डिसीजंस लिए जा सकते हैं, क्या बांग्लादेश और भारत के रिलेशन फिर से उतने ही मजबूत होंगे, और क्या भारत इस बार चाइना, पाकिस्तान पर तमाचा नहीं, भूसा मारता है। जय हिंद।